बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य पाठ 1 बड़े भाई साहब पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने कल के वीडियो में कहानी का सारांश समझाया था। और उसको समझाने की जो वजह थी वो यही थी कि पहले आप कहानी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कहानी का चित्र बना है तो व्याख्या अपने आप समझ में आ जाती है। आज मैं आपको कहानी के अंश को पढ़कर उसकी व्याख्या करूंगी, उसको समझाऊंगी, और जब पाठ खत्म होगा तो उसके प्रश्नोत्तर, पाठों के पीछे दिए गए प्रश्नोत्तरों को कराऊंगी, भाषा की बात कराऊंगी। तो आप निरंतर मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आपकी पढ़ाई भी ऐसे ही चलती रहेगी लगातार, तो आपको हर चीज़ दोहराने का अवसर भी बार बार मिलेगा। तो कल की कहानी का सारांश अगर आपको समझ में आया होगा तो आज आपकी व्याख्या मैंने चुनी है कि आज मैं व्याख्या कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं उसमें पैराग्राफ को पढ़ती हूँ कि थोड़ा सा दोहरा दूँ पहले का कि ये जो पाठ है वो 14 वर्षीय बड़े भाई साहब अपने 9 वर्षीय छोटे, जो कल के मैंने बोर्ड पे लिख दिया था कि 9 वर्षीय छोटे भाई के साथ किसी तरह एक जगह हॉस्टल में रहकर पढ़ने आते हैं, और 14 वर्षीय भाई अपने आप को बुजुर्ग समझ करके छोटे भाई की देख रेख, उसका ध्यान रखता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, बड़ा भाई बार बार उसमें फेल हो जाता था, जिसके कारण से पढ़ाई बहुत भारी पड़ गई थी। लेकिन उसे ये लगता था वो भले पास नहीं हो रहा, लेकिन उसका भाई अगर बेराह चलेगा तो वो उसे देख नहीं सकता। इसलिए इस चीज़ को, संस्कार को, समाज को समझाने की कोशिश छोटे भाई के लिए भी करता है। तो मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। तालीम शब्द का मतलब होता है शिक्षा। उर्दू शब्द है तालीम, का मतलब होता है शिक्षा। तो तालीम उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है शिक्षा। तो तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। बुनियाद का मतलब होता है नींव। तो किस भवन की? शिक्षा। तो किस भवन की बात कर रहे हैं? तो लेखक कहते हैं कि इस भवन की, यानी शिक्षा के इस भवन की नींव मजबूत करना चाहते हैं। ये लेखक की व्यंग वाली भाषा है जो उन्होंने बड़े भाई के लिए प्रयोग किया है कि बड़ा भाई उनसे 5 साल, मुझसे लिखा है शब्द, मुझसे मतलब लेखक से 5 साल बड़े हैं और 3 दर्जे आगे थे। पढ़ाई रात दिन करते थे और तालीम जैसे, शिक्षा जैसी चीज़ के लिए, उनके लिए शिक्षा का महत्व ये था कि वो जल्दबाजी कभी नहीं पसंद करते थे। तो आराम से कक्षा में खूब परिश्रम करते हुए, विश्राम ले लेके एक कक्षा को कई कई सालों में पास करते थे। तो उन्होंने व्यंग करते हुए आगे कहा है कि वो इस भवन की बुनियाद पुख्ता करना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद पुख्ता करने का मतलब हुआ कि शिक्षा की नींव मजबूत करना चाहते थे। पुख्ता का मतलब मजबूत। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। कहते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत हो, नींव मजबूत हो, तभी महल बहुत ऊंचे बनते हैं। इसलिए कभी भी बहुमंजिली इमारत बनानी होती है तो नींव को बहुत मजबूत बनाया जाता है। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। उन्होंने व्यंग करते हुए बड़े भाई पे कहा है कि वो एक कक्षा में कई साल रुकने के कारण उनका 1 साल का काम 2 साल में करते थे। अर्थात कहने का मतलब वो एक बार में एक कक्षा पास नहीं कर पाते थे, तो वो 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो उन्होंने कहा कि और ऐसा भी होता था कि वो दूसरी साल में पास नहीं हुए तो 3 साल भी लग जाते थे कभी कभी। उन्होंने आगे कहा कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। तो उन्होंने कहा बुनियाद पुख्ता, पुख्ता का मतलब होता मजबूत। पुख्ता का मतलब होता मजबूत। तो उन्होंने कहा कि अगर बुनियाद मजबूत होगी तभी जो मकान है
वो भी पायदार, मतलब बहुत सारी मंजिलें उस पर बनाई जा सकती हैं, आलीशान महल खींचा जा सकता है। फिर लेखक ने आगे क्या कहा कि मैं छोटा था, वह बड़े थे। सीधी सी बात है, वो 14 साल के थे और लेखक जो है 9 साल के थे। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबीह और निगरानी, तंबीह मतलब देखरेख, निगरानी, तो देखरेख के ही अर्थ में तंबीह भी, हिफाजत और निगरानी, देखरेख होना चाहिए, देखरेख कह सकते हैं, हिफाजत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हिफाजत भी चूंकि उर्दू शब्द ही हो जाएगा, इसलिए मैंने देखरेख लिखा है। तो उनकी तंबीह और निगरानी जो थी वो बहुत करते थे और उसको वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। परीक्षा में, पढ़ाई में भले वो कमज़ोर थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वो थोड़े भी कमज़ोर नहीं थे। तो उन्हें क्या लगता था कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत जागरूक हैं और उस जिम्मेदारी को भली प्रकार वो निभाते भी हैं। तो लेखक ने भी इस बात को महसूस किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि बड़े भाई का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। उन्होंने कहा कि और मैं बड़े भाई की इतनी इज्जत करता था, मैं मतलब लेखक बड़े भाई की इतनी इज्जत करता था कि उसे लगता था कि उनके द्वारा दिया गया हुक्म या कोई आदेश ये सबसे बड़ा दुनिया का कानून है। कानून कहते हैं नियम को, और नियम का पालन करना एक अनिवार्यता है। तो लेखक को क्या लगता है कि भाई का हुक्म भी एक कानून है, वो मुझे पालन करना ही है। तो ये उस लेखक ने कहा, ये मेरी विनम्रता है, ये मेरी शालीनता है कि मैंने कभी बड़े भाई को इस नज़र से नहीं देखा कि उनकी शिक्षा की नींव कमज़ोर है या वो एक कक्षा में 1 से अधिक साल तक समय गुजारते हैं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। उन्होंने कहा है कि वो स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, यानी उनका जो स्वभाव था वो पढ़ाई से भागने का नहीं था। निरंतर पढ़ाई करते थे, आँख फोड़ू पढ़ाई जिसको कहना चाहिए। निरंतर वो अपना एक भी समय व्यर्थ नहीं गंवाते थे, बल्कि क्या करते थे, निरंतर पढ़ाई करते थे, निरंतर परिश्रम करते थे। तो वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और हमेशा खाली वक्त उनकी किताबों के अंदर ही गुजरते थे। वो किताब को खोल के बैठे रहते थे मेज लगा करके। और कुछ भी कहिए, दिमाग की भी एक सीमा होती है, और दिमाग की सीमा ऐसी होती है, ऐसा मैंने सुन रखा है, मनोविज्ञान ये मानता है कि निरंतर 6 घंटे 10 मिनट के बाद आपका दिमाग पूरी तरह थक जाता है। फिर उसमें पढ़ाई चीज़ या किसी भी तरह की चीज़ें दिमाग में जाती नहीं है। इसलिए हर हालत में आपको क्या करना चाहिए, उस 6 घंटे 10 मिनट के बाद 10 मिनट का रेस्ट दिमाग को देना चाहिए। तो बड़े भाई को भी ऐसे ही लगता था, वो निरंतर किताबों में घुसे रहते थे और पढ़ते थे। प्रवृत्ति जो थी वो अध्ययनशील थी, तो निरंतर किताबों में रहते थे। और लेकिन जब दिमाग थक जाता, दिमाग को तब उन्होंने आराम देने का एक नया जरिया देख लिया था। क्या बना लिया था कि कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तब वो हाशिया कहते हैं मार्जिन को, जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी के पन्ने पर आप जब भी देखेंगे तो ऐसे किनारे करके एक मार्जिन बनी होती है, इसी को हाशिया कहते हैं। यही आपका हाशिया है। तो इसी को हाशिया, उर्दू में हाशिया कहते हैं और मार्जिन कहते हैं हम लोग उसे। तो इन्होंने कहा कि क्या करते थे, वो इसी कॉपी की मार्जिन में कभी कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाने लगते थे, कभी सुंदर सुंदर अक्षर में किसी का नाम लिखने लगते थे, और कभी कभी ऐसी शब्द रचना भी कर देते थे जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन उनके दिमाग को आराम मिलता था। उनके दिमाग को ये आराम मिलता था कि उनके दिमाग के सामने जो किताबों के चित्र घूम रहे थे, जो निरंतर वो अध्ययनशील होकर पढ़ाई में जुटे रहते थे, जो उनकी समझ में कुछ नहीं आता था और उनका दिमाग थक जाता था, उस दिमाग को पल भर के लिए आराम मिल जाता था। तो कभी कभी वो शेर उठाते थे, कई पंक्तियों, 1-2 पंक्तियों को कई बार लिख लेते थे। और मैंने एक इबारत देखी स्पेशल
अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल और भाई भाई। इबारत का मतलब होता है पंक्तियाँ, लाइनें। तो क्या करते थे कि उनकी कॉपी पे लेखक ने एक बार देखा, जब खोला तो देखा कि जो कॉपी का पन्ना है उस पर उन्होंने क्या क्या लिख के रखा है स्पेशल। अंग्रेजी से तो वो पहले भी घबराते थे, तो उन शब्दों को पढ़ना, उनको लिखना, उनको उच्चारित करना सीखने के लिए वो उसके कॉपी के किनारे लिख लेते थे स्पेशल। अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, ऐसे शब्दों को वो बार बार कॉपियों पर लिखते रहते थे। और क्या लिखते थे वो देखिए, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक वो, इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। कभी कभी मैंने बहुत बार बच्चों को भी पढ़ते देखा है कि अगर पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला बहुत देर तक उन्हें पढ़ाता है तो बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को पलट देते हैं, उसके पीछे रंग बिरंगे चित्र, कुछ लाइनें, गाने की पंक्तियाँ वगैरह लिख डालते हैं। वो कुछ नहीं है, वो उस पल उनका दिमाग जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा, और ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए कलम को दाएं बाएं उल्टा सीधा चित्र बनाना, लाइनें लिखना, पंक्तियाँ लिखना, शेर, गाने की लाइनें आदि लिख के इस थके दिमाग को आराम देते थे। तो बड़े भाई साहब भी ऐसा ही करते थे। अब कभी कभी मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। कई बार होता था कि उनकी कॉपियों पे कुछ कुछ पहेलियां लिखी रहती थी, और लेखक जब उनकी कॉपी उनके ना रहने पर कभी उठा लेता था तो ये सारी चीज़ देखता था जो उन्हें कथा लिखते समय याद आया। तो उन्हें लगता था कि कभी उन्होंने पूछने की हिम्मत भी नहीं की, और कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो बड़े भाई से ये पूछे कि आखिर आप ये सब करते क्या हैं, आप रात दिन किताब भी लिए रहते हैं, आप पास भी नहीं होते हैं, तो आखिर आप ये कॉपियों पर करते क्या हैं। लेकिन छोटे भाई का संस्कार ये कभी उसको अंतर्मन से आदेश नहीं देता था कि वो बड़े भाई से ये सवाल करे कि वास्तव में आप ये क्या करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं कि आप पास नहीं होते। यानी कि हमारा उस जमाने का जो संस्कार था ये था कि हम चाहे जितने भी सही हों या गलत हों, अगर हमें किसी बड़े ने किसी गलती के लिए टोक दिया तो हम अपनी सफाई पेश नहीं करते थे कि नहीं हम सही हैं। फिर भी बड़े भाई को महसूस, छोटे भाई को महसूस होता था, लेकिन बड़े भाई से पूछने की हिम्मत उसकी बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इस तरह से अनजाने ही वो कभी कभी अर्थ निकालने की कोशिश भी करता, लेकिन अर्थ निकालने में वो बिल्कुल असफल रहता, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। अब एक कक्षा 5 का बच्चा है, एक कक्षा 9 का बच्चा है, और दोनों बच्चों के बीच में जो अंतराल है वो इतना कम भी नहीं है। एक कक्षा का हो, 8 और 9 के बच्चे हों तो संभवतः अपने विचारों का विनिमय कर ले, लेकिन एक 5 का बच्चा हो, एक 9 का बच्चा हो, तो उस 5 के बच्चे के अंदर ये हिम्मत कभी नहीं आएगी कि वो अपने कक्षा 9 के भाई से कुछ पूछे कि तुम ये करते क्या। और उस जमाने में तो बिल्कुल इसका आदेश ही नहीं था, कहने का मतलब कि संस्कार में ही ये चीज़ें नहीं दी जाती थी कि आप अपने बड़ों से कोई भी सवाल कर सके। बड़ों ने सही डांटा, गलत डांटा, ये माना जाता था वो हमारे भले के लिए है, और हम उस चीज़ को मान करके चुपचाप उसको अपने जीवन में ढाल लेते थे। तो बड़े भाई का, छोटे भाई का अंतर्मन ये सब कुछ जानते हुए भी कि बड़ा भाई सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन छोटा भाई छोटी कक्षा में था, वो उससे कोई सवाल नहीं कर पाता। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात है। एक मुहावरा मैं बोर्ड पर लिखने चल रही हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात, यानी कि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है कि आप किसी बड़े की बात को काटें। आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके बड़े भाई साहब इस पाठ में अनेकों नेक मुहावरे हैं, और मुहावरा आपका जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है
तो आप अपनी किताबों के मुहावरों को अलग करिए और अपनी कॉपी पर नंबर डाल के उतारिए, उसके अर्थ ढूंढिए और वाक्य प्रयोग करिए। जो वाक्य 2 अंशों में बने होने चाहिए, एक अंश में नहीं कि ये मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात है। आप उसका कारण दीजिए तब इसको लिखिए और इस तरह से आप अपना होमवर्क समझ लीजिए इसको कि आप अपनी कॉपी पे इसको शुरू करिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी, यानी कि वो अभी उम्र में इतने कम थे कि बड़े भाई के द्वारा लिखी गई बातों को समझना उनके वश में नहीं था, वो नहीं समझ सकते थे। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए वही बात हुई कि छोटे मुंह बड़ी बात, कि मैं कहाँ से जानूं, मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी और वो कक्षा 9 के विद्यार्थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। अब लेखक ने अपनी बात कही है कि जहाँ बड़ा भाई स्वभाव से अध्ययनशील था, ठीक उसके विपरीत छोटा भाई जिसका कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था और 1 घंटे भी वो किताब लेकर नहीं बैठ पाते थे कि वो लगातार 1 घंटे पढ़ लें। तो मैं आपको बता दूं, बालमन स्वभाव ऐसा ही होता है। आप किसी छोटे बच्चे को अगर ये चाहेंगे कि निरंतर 1-2 घंटा पढ़ा दे, बड़े लोग तो यही चाहते हैं कि बच्चा 1 घंटा बैठ के पूरा काम खत्म कर ले तब खेले, लेकिन आपको बता दूं कि छोटे बच्चे के मन में 1 घंटा बैठाकर कोई काम करवाना ठीक वैसा ही है जैसे आप दीवार पर कोई रेखा खींच दीजिए, उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर वही बच्चा आप 15 से 20 मिनट पढ़ा के थोड़ा सा उसको उठा दिए, अच्छा टहल लिया, आओ बैठो फिर, तो शायद वो समझ ले। तो लेखक भी अपने आप को कक्षा 5 का विद्यार्थी है और उसको ये लगता है कि उसे तो ये सारी बातें बिल्कुल संभव नहीं है कि वो कई कई घंटे किताबों में घुसा रहे। तो उसने पहले ही साफ साफ कहा कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। अब उन्हें लगता है कि 1 घंटे भी उनके लिए पहाड़ हो गया था कि वो किताबें खोले उसमें घुसे रहे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। बालमन ऐसा ही होता है, अगर आप जरा सी नज़र बचाएंगे तो वो किताब कॉपी बंद करके कहीं भाग लेंगे, छत पे चले जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, रस्सी कूदेंगे, कंकड़ उछालेंगे, पत्थर में रस्सी में पत्थर बांधकर वो पत्थर से खेलेंगे। क्या खेल होता है उनकी ज़िंदगी का, इसका कोई मकसद नहीं है। बस उनके जीवन का खेल ये है कि वो हर हालत में इस तरह से जीवन गुजारते हैं कि मौज मस्ती भी उनके जीवन का हिस्सा होता है। तो लेखक तो बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे ही वो देखता कि भाई साहब कहीं इधर उधर हैं, वो तुरंत मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर भाग लेता था और मैदान में आ जाता। वहाँ पैरों से कंकड़ियाँ उछालता, कागज़ की तितलियाँ बनाता, नावें बनाता, पतंगे बनाता और कभी कोई साथी मिल जाता फिर क्या पूछना, मित्र मिल गया तो फिर खेल का मज़ा ही दुगना हो गया। तो ऐसा कह करके वो अपने खेलने के वक्त में बिना किसी बाधा के अपना समय अच्छे से गुजारता था। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो कभी कभी सीढ़ी की जो रेलिंग होती है वो सीधे ऊपर चढ़ते हैं, रेलिंग पर बैठ के सरक जाते हैं। कभी वो किसी की अगल बगल छतें हैं तो एक छत से दूसरे छत पे कूदेंगे, दूसरे से तीसरे पे कूदेंगे। अगर कहीं पतंग की डोर लटक रही है तो उसको डंडे से उठा के लाएंगे। कभी सड़क है, किसी का गेट है तो झूला झूल लेंगे। कभी वो किसी दीवार को फांद जाएंगे, आम का बगीचा है दीवार को फांद लेंगे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को उठाकर कूद जाएगा। तो ऐसे तमाम हरकतें होती है जो बाल स्वभाव में जोड़ी जाती हैं। बाल मन है, बाल स्वभाव है। तो यहाँ भी यही कहा कि वो दीवार पर चढ़ कर के नीचे कूद जाते थे। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते। बचपन की याद करिए कि जब किसी के घर के सामने कोई छोटा फाटक होता था जालीदार, तो बच्चे क्या करते हैं, आज भी मैंने देखा है कि बच्चे उस पर पाँव रख करके उसको गाड़ी की तरह दूसरा बच्चा उसे झुलाएगा और या वो खुद से पैरों से मार के ज़मीन से वो झूले की तरह उसको आगे पीछे उस गेट पर झूलता है। कहने का मतलब वो उसे झूले का सुख देता है। उस बच्चे को क्या पता कि उसमें कौन सा सुख है, लेकिन उसके बालमन को जो सुख मिलता है वो सारे सुखों से बिल्कुल हटके है। तो मोटर कार का आनंद लेता। उस जमाने में तो मोटर कार भी बहुत अजीब चीज़ समझी जाती थी।
जिस ज़माने में इन्होंने ये कहानी लिखी है, गांव में एक मोटर कार आ जाए तो पूरे गांव के बच्चे उसके पीछे भागते थे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप, शब्द आया है रुद्र रूप। यानी रुद्र, क्रोध से भरा चेहरा, क्रोध से भरा चेहरा, उनका रुद्र रूप, क्रोधी रूप चेहरा जब देखते तब तो फिर छोटे भाई की हवाइयाँ जो थी वो उड़ने लगती। फिर उसके समझ में नहीं आता कि वो बड़े भाई को क्या जवाब दे, क्या कहे, और उसके प्राण सूखने। प्राण सूखना मतलब दूसरा एक मुहावरा सामने आया, प्राण सूखना मतलब अत्यधिक डर जाना, अत्यधिक डर जाना। तो बड़े भाई को देखते ही छोटे भाई का प्राण सूखने लगता था कि जो उसने इतनी देर से मस्ती की है, अब उस मस्ती को बड़े भाई जम के उतारेंगे। तो उनके भाषण जब सुनता था, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण, ऐसे ऐसे व्यंग बाण बोलते थे कि छोटे भाई को ऐसा लगता था पूरे बदन का खून सूख गया हो। तो जब अपने बड़े भाई का रौद्र रूप वो देखते तब तो फिर कहना ही नहीं। छोटे भाई यानी लेखक का जो दिमाग था वो डर के मारे प्राण उसके हलक में आ जाते, सूखने लगते। और उनका पहला सवाल था, कहाँ थे। बहुत बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक जब पहली बार छोटे भाई से क्या कहता था, तो उनका पहला सवाल था कहाँ थे। इस कहाँ थे का जो प्रश्न था उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि तुमने इतना समय क्यों बर्बाद किया, कहाँ घूम रहे थे, तो मुझे इस बात का जवाब दो। इनका ये कहाँ थे का जो प्रश्न है वो उनकी जिम्मेदारी का बोध कराता है कि बड़ा भाई चाहे लाख गलत हो लेकिन अपने बड़े छोटे भाई के प्रति वो बहुत जिम्मेदार थे। उन्हें ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त था कि अगर वो किसी कारण से 2 मिनट 4 मिनट या कुछ समय के लिए बाहर गए हैं तो छोटा भाई किताबें छोड़कर कंकड़ियाँ उड़ाने, तितलियाँ उड़ाना, पतंग उड़ाना, चरदीवारी कूदना, गेट पर झूलना आदि कार्य करे। तो वो क्रोध के मारे आपे से बाहर हो जाते थे और उसका नतीजा ये होता था कि वो भाई छोटे भाई को देखते ही क्रोध से उबल पड़ते और उनका पहला सवाल होता था कि कहाँ थे। कहने का मतलब तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझा, कहाँ थे तुम। तो उनका ये सवाल कहाँ थे छोटे भाई को अंदर तक हिला देता था। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। ध्वनि शब्द कहकर लेखक ये बताना चाहते हैं कि उसके अंदर लेखक के प्रति एक डर समा जाता था, कहाँ थे वे। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अब इस मौन शब्द ने जो लेखक ने यहाँ पर लिखा है कि इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, तो मौनम स्वीकार लक्षणम, किसी भी बात के जवाब में मौन होने का मतलब हमने उसे स्वीकार कर लिया कि हमने गलती की है, ये कहा गया है। तो लेखक को इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ पर कि वो ये महसूस करते थे कि हाँ उनसे गलती हो गई है। अगर बड़े भाई ने उन्हें ये कहा था कि तुम्हें किताबें छोड़कर नहीं हटना चाहिए, तुम्हें खेलने कूदने नहीं जाना चाहिए, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। इसलिए वो चुपचाप उस बात को सुन लेते थे। बड़ा भाई चाहे उन्हें कितना भी डांटे वो कोई भी उत्तर नहीं देते थे, कोई भी जवाब नहीं देते थे और अंततः वे इस बात को मान लेते थे कि हर हालत में उनका ये स्वभाव गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था और अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई और इलाज नहीं था। अब उनके मन में था कि उनके मन में इसके अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं, कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करें, कैसे करें। अंत में उन्हें लगता था कि अपनी गलती स्वीकार करने में ही भलाई है और अपनी गलती स्वीकार करके ही वे किसी भी रूप में
अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि स्नेह, और भाई साहब के लिए उसके सिवा कोई और इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। स्नेह मतलब प्रेम, रोष मतलब क्रोध। स्नेह का मतलब हो गया प्रेम और रोष का मतलब हो गया क्रोध। तो दोनों भाव, एक तरफ छोटे भाई के प्रति प्रेम भी था और दूसरे प्रति उसके गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखकर उन्हें क्रोध भी था। तो उन्होंने कहा हर बार वो इसी तरीके से, इसी रूप में उनका सत्कार करते थे। तो इस बात को उन्होंने महसूस किया। तो इस तरीके से उन्होंने, बड़े भाई ने छोटे भाई के मन में ऐसा डर समा दिया था कि उनका रौद्र रूप ही छोटे भाई के लिए एक तरीके से सही राह पे चलने का रास्ता था। तो ये उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने क्या समझाया वो देखिए। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। उर्दू शब्दों का भरपूर प्रयोग लेखक ने यहाँ किया है। उसकी एक वजह ये है कि प्रेमचंद शुरू से ही उर्दू में पहले लिखते थे, तो उनकी जो जुबान थी वो उर्दू ही हो गई थी। लेकिन जब वो हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो हिंदी में आने पर उनके उस उर्दू शब्दों का प्रयोग जो था वो पाठ में एक तरह से ये भाषा के सौंदर्य का काम करने लगा और जो कि लेखक के यथार्थवादी चित्रण को बिल्कुल उभार कर रख देता है। यानी उसकी भाषा जो है वो भावों की अभिव्यक्ति को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा, एक अक्षर भी ना आएगा। कि जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो ये पढ़ाई तो तुम्हें जीवन में कभी भी थोड़ी भी काम नहीं आएगी और इस तरह से देखा जाए तो तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो और कभी जीवन में तुम्हें अंग्रेजी नहीं आएगी। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ये ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। शब्द कितना अच्छा प्रयोग किया है लेखक ने, ये देखिए, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी जैसे तैसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा शब्द प्रयोग करके उन्होंने सिर्फ ये शब्द ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ये गांव वगैरह में जब हम लोग क्या करते हैं कि जब ये देखते हैं कि कोई बिल्कुल किसी के लिए, आम आदमी के लिए कहा जाना हो, सॉरी, तो हम ऐसे शब्दों को बोल देते हैं कि अरे हाँ ऐरा गैरा नत्थु खैरा समझ रखा है, यानी बेकार फालतू इंसान समझ रखा है। तो ऐसे शब्दों को प्रयोग करके भाषा के भाव को बढ़ाने में या कथानक को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने में बड़ा सहयोग मिलता था। तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी विद्वान हो जाते। कितनी अच्छी बात कहा है कि अगर अंग्रेजी इतनी ही सरल होती तो हर बंदा अंग्रेजी पढ़ता, हिंदी पढ़ने की किसी को क्या ज़रूरत थी। तो इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम उसे ले रहे हो। तुम्हारे लिए तुम समझते हो कि बहुत आसान है लेकिन तुम गलत समझते हो। वो कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात दिन आँख फोड़ता हूँ, फिर भी तो स्थिति यही है कि कोई भी अच्छी तरह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं अच्छी तरह से पास नहीं हो पाता हूँ, एक एक कक्षा में कई कई साल लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये अपने मन का वहम निकाल दो, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। वो पुराने ज़माने की बात आपको बताएं बच्चों, तो उस समय अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि कक्षा 6 में आके बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे, ABCD, और उस बच्चे को तो ABCD लिखने के बाद कक्षा 8 तक सेंटेंस बनाना आता था। तो उसको कहाँ उतनी अच्छी अंग्रेजी आएगी। आज का बच्चा 2.5 साल का उम्र प्लेवे में जाता है, तभी से वो अंग्रेजी स्कूलों और अंग्रेजी के शब्दों को और घर में पढ़े लिखे माता पिता होने के कारण उन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना सीख लेता है। उसको बचपन से ही सिखाने, घर में जो बच्चे होते हैं वही उसे हैंड्स, आई, माउथ, लिप्स, चेक, आईज, नोज, हेयर,
सब ऐसे शुरू कर देते हैं, मतलब उसका अंग्रेजी से तारतम्य बन जाता है। लेकिन अब देखिए कि स्थिति क्या है कि वो किस तरह से दिखाते हैं कि जो तुम समझ रहे हो कि हर कोई अंग्रेजी पढ़ के विद्वान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तब जा कर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहाँ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करके अगले वीडियो में बनाऊंगी। इस बात को आज यही रोक देती हूँ और आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।